आज हम लोग यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर का प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास जो द्वितीय प्रश्न पत्र है उनके लघु उत्तरी प्रश्नों के विषय में बात किया जाएगा। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद गठन किस वर्ष हुआ? आंसर हमारा सही हो जाएगा 1961 ईस्वी में। 1961 ईस्वी में। मिड डे मील योजना को स्पष्ट कीजिए अथवा पोषाहार वितरण योजना क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा शिक्षा में सबको समान अवसर की उपलब्धता सुनिश्चित कराने हेतु समाज के अत्यंत दुर्लभ एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को जहां अभिभावकों के लिए 2 वक्त का पूरा भोजन जुटाना परिवार के लिए मुश्किल होता है, ऐसे बच्चों को विद्यालय में आकर्षित करने हेतु सरकार द्वारा माध्य भोजन योजना चलित की गई है। NCTE का पूरा नाम क्या है? उत्तर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। सीमेट का पूरा नाम क्या है? राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान। सीमेट का गठन कब हुआ था? उत्तर हमारा हो जाएगा सीमेट का गठन 1995 ईस्वी में हुआ था। राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? उत्तर हो जाएगा इलाहाबाद में। राज्य शैक्षिक प्रबंध एवं प्रशिक्षण संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई थी? आंसर हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना 1995 ईस्वी में की गई थी। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल 41 सदस्य होते हैं। स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था? उत्तर हो जाएगा वर्ष सन 2004 में। स्कूल चलो अभियान सन 2004 वर्ष में उत्तर प्रदेश में लागू किया गया था। सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ? उत्तर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान का गठन सन 2001 में किया गया था। ECCE का पूरा नाम बताइए। अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। इसका उत्तर हो जाएगा अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। ECCE का पूरा नाम अर्ली चाइल्ड केयर एंड एजुकेशन। DPEP का आरंभ का वर्ष है। DPEP का आरंभ 1997 वर्ष है। DPEP के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण में चयनित जनपदों की संख्या बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा प्रथम चरण 50-60 जनपद, द्वितीय चरण 22 जनपद, तृतीय जनपद 32 जनपद। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना कब से प्रभावी है? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना 5 अक्टूबर 1993 से प्रभावी है। उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परियोजना में चयनित जनपदों की संख्या 10 है। संविधान के अनुच्छेद 21 में किससे संबंधित संतुष्टियां की गई? इसका आंसर हो जाएगा संविधान के अनुच्छेद 21 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 बनाया गया। ओबी का पूरा नाम बताइए। इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना। ओबी का पूरा नाम। संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना की गई थी। इसका उत्तर हो जाएगा
संपूर्ण साक्षरता अभियान की स्थापना 5 मई सन 1988 में की गई थी। पोषाहार वितरण पोषाहार वितरण योजना कब गठित हुई? इसका उत्तर हो जाएगा पोषाहार वितरण योजना 15 अगस्त 1995 ईस्वी में गठित हुई। न्योपा का पूरा नाम बताइए। न्योपा का न्यूपा का पूरा नाम बताइए। न्यूपा का पूरा नाम राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासनिक विश्वविद्यालय। न्यूपा का प्रधान कौन होता है? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूपा का प्रधान निदेशक होता है। नई शिक्षक प्रशिक्षण संस्थाओं को विकसित करने का दायित्व किसे सौंपा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा यह दायित्व प्रत्येक जिले की जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों डाइट पर है। डीपीईपी का पूरा नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। डीपीईपी का पूरा नाम जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम। जिला प्राथमिक शिक्षा का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। वर्ष 1997 में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के कितने जिले चुने गए? इसका उत्तर हो जाएगा वर्ष 1997 ईस्वी में डीपीईपी द्वितीय के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के 22 जिले चुने गए। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इसे विद्यालय शिक्षा की तैयारी कहते हैं। इसका दूसरा नाम विद्यालयोन्मुख कार्यक्रम है। विद्यालयोन्मुखी कार्यक्रम की संकल्पना क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत कक्षा के प्रारंभिक 6 सप्ताह से 2 माह की अवधि तक उन बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा के अनुभव दिए जाते हैं और उन्हें विद्यालय के लिए तैयार किया जाता है। इसीलिए इस कार्यक्रम को स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम कहते हैं। संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य है। इसका उत्तर हो जाएगा संपूर्ण साक्षरता अभियान के अंतर्गत सर्वप्रथम साक्षर होने वाला राज्य केरल है। सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में कब से संचालित किया जा रहा है? इसका उत्तर हो जाएगा सर्व शिक्षा अभियान प्रदेश के सभी जनपदों में सन 2002 से संचालित किया जा रहा है। सर्व शिक्षा अभियान को वित्तीय सहायता कहाँ से प्राप्त होती है और उनकी सहभागिता का प्रतिशत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इस अभियान को केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार संयुक्त रूप से चलाती है। भारत सरकार 65% तथा राज्य सरकार 35% सहभागिता देती है। NPEGEL नेशनल प्रोग्राम ऑफ एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड एलिमेंट्री लेवल क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा इस कार्यक्रम के अंतर्गत बालिका शिक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ता करने का प्रयास किया जाता है। इसकी उपस्थिति ठहराव व प्राथमिक शिक्षा को पूर्णतः सुनिश्चित कराई जाती है। NPEGEL का क्षेत्र बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा महिला साक्षरता के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकासखंड 10% से कम साक्षरता वाले विकासखंड एवं चयनित शहर मलिन बस्तियां। स्कूल चलो अभियान किन स्तरों पर आयोजित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा स्कूल चलो अभियान जनपदीय स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर तथा ग्राम स्तर पर आयोजित किया गया। स्कूल चलो अभियान कब चलाया जाता है? इसका उत्तर हो जाएगा स्कूल चलो अभियान 1 जुलाई से 31 जुलाई तक चलाया जाता है। स्वतंत्रता के समय भारत में
साक्षरता कितनी प्रतिशत थी? इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता के समय भारत में साक्षरता 12% थी। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का क्या उद्देश्य था? इसका उत्तर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक विद्यालय में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यकता सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। पोषाहार विवरण योजना के पोषाहार विवरण योजना में कितनी कैलोरी ऊर्जा बालकों को देने की व्यवस्था है? इसका उत्तर हो जाएगा 3 से 6। इसका उत्तर हो जाएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को करीब 1200 एवं 1600 किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। एनसीएफ सन 2005 का अस्तित्व किस रिपोर्ट के आधार पर आया? इसका उत्तर हो जाएगा एनसीएफ सन 2005 का अस्तित्व पाठ्यचर्या एवं संबंध पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित करना। शिक्षा में सार्वभौमिकरण से क्या आशय है? इसका उत्तर हो जाएगा लोकतंत्र में जाति धर्म रंग भेद या स्तर आदि का भेदभाव किए बिना सभी को अपने अस्तित्व का पूर्ण विकास करने के लिए समान शिक्षा की अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा सभी को शिक्षा देना। संपूर्ण साक्षरता अभियान का प्रेरक वाक्य सभी को शिक्षा देना है। डीपीईपी का प्रारंभ किस योजना के आधार पर किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार, विद्यालय में बच्चों का ठहराव। राष्ट्रीय पाठ्यसूची सन 2005 में शिक्षक के क्या दृष्टिकोण है? इसका उत्तर हो जाएगा निर्देशों के स्थान पर अवलोकन अनुभव प्रयोग आदि विविध गतिविधियों के माध्यम से ज्ञान सृजन के अवसर उपलब्ध कराने की दक्षता। भारत में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की उन्नति में मुख्य कठिनाइयाँ क्या हैं? इसका उत्तर हो जाएगा दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, शासन की कमजोर नीति, राजनीतिक कठिनाइयाँ, शिक्षकों का अभाव। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा न्यूनतम अधिगम स्तर एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चों को अमुक या किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सिखाना चाहिए। उदाहरण के लिए नमन कक्षा 8 का छात्र है और इनके लिए बोर्ड द्वारा यह निश्चित किया गया है कि कम से कम 33% अंक प्राप्त करने वाला छात्र उत्तीर्ण होगा। तो उस बालक के द्वारा सत्र में मेहनत करके 8वीं की स्तर को पास करने के लिए 33% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। यह न्यूनतम अधिगम स्तर कहलाता है। महिला समाख्या कार्यक्रम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा यह योजना 1989 में ग्रामीण क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े समूह की महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा चलाई गई है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी के 2 अधिकार बताइए। इसका उत्तर हो जाएगा प्राथमिक शिक्षा का विस्तार करना, दूसरा विद्यालयों में छात्रों की ठहराव बढ़ाना। प्रारंभ में बेसिक शिक्षा परियोजना बीईपी के अंतर्गत कितने जनपदों को रखा गया था? इसका उत्तर हो जाएगा यह योजना प्रारंभ में 10 जनपदों में चलाई गई थी। इलाहाबाद, इटावा, बांदा, सीतापुर, सहारनपुर, पौड़ी, बनारस, गोरखपुर,
नैनीताल एवं अलीगढ़। अभिनव बालिका शिक्षा परियोजना के 2 उद्देश्य बताइए। पहला हो जाएगा नामांकन में वृद्धि कराना, बालिकाओं को आर्थिक सबलता प्रदान करना। वुड का घोषणा पत्र 1854 के शिक्षा संबंधी उद्देश्य क्या थे? पहला पहला अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार, दूसरा महिलाओं की शिक्षा पर बल। वुड घोषणा पत्र के 2 गुण बताइए। पहला इसका उत्तर हो जाएगा घोषणा पत्र में सर्वप्रथम क्रमबद्ध स्कूलों, व्यावसायिक शिक्षा, स्त्री शिक्षा तथा जन प्रसार शिक्षा। दूसरा, घोषणा पत्र में अंग्रेजी शिक्षा को सीधे अंग्रेजी की नौकरी से जोड़ दिया, जिससे शिक्षा से आजीविका कमाने का महत्व तथा प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा मिला। यशपाल समिति के कुल कितने खंड हैं? इसका आंसर हो जाएगा यशपाल समिति के 8 खंड हैं। पोषाहार वितरण योजना के 2 उद्देश्य लिखें। इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा में सबको समान अवसरों की उपलब्धता। दूसरा, दुर्लभ एवं अपवंचित वर्ग के बच्चों को मध्यम भोजन देना। हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए क्या सुझाव दिए? इसका आंसर हो जाएगा हंटर ने मुस्लिम शिक्षा के लिए धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिए जाए, बालिकाओं के लिए सरल पाठ्यक्रम व निःशुल्क शिक्षा हो। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश कब हुआ था? इसका उत्तर हो जाएगा 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश हुआ था। धार्मिक शिक्षा के संदर्भ में हंटर आयोग के मुख्य सुझाव बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा धार्मिक शिक्षा को प्रोत्साहन न दिए जाए। किस वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा उच्च वर्ग में। उच्च वर्ग की शिक्षा में छनाई का सिद्धांत लागू किया गया था। न्यू शिक्षा नीति के 2 दोष बताएं। तो इसका उत्तर हो जाएगा डिजिटल लर्निंग पर फोकस। दूसरा, पूर्व स्नातक कार्यक्रम। आचार्य राममूर्ति समिति की प्रमुख 2 सिफारिशें बताइए। पहला हो जाएगा मातृभाषा को स्थान देना चाहिए। दूसरा, स्त्रियों की शिक्षा पर जोर दिया। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के किन्हीं 2 कार्यों को बताइए। पहला है प्राथमिक स्तरीय शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व एवं सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन। दूसरा, शोध सर्वेक्षण एवं नवाचार कार्यक्रमों का संचालन। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE की स्थापना 17 अगस्त 1995 को हुई। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना किस शिक्षा आयोग की संतुष्टि पर हुई?
इसका उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के द्वारा निर्धारित रणनीति के अंतर्गत अक्टूबर 1987 में प्रत्येक जिला स्तर पर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना का कार्य प्रारंभ हुआ। ब्रिज कोर्स से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा ब्रिज कोर्स यह एक ऐसी कोर्स है जो शिक्षा से वंचित या ड्रॉप्ड आउट बच्चों को अथवा ऐसे बच्चों को जो किसी कारण शिक्षा से जुड़ नहीं पाए उन्हें शिक्षा से जोड़ने के लिए ब्रिज कोर्स कराया जाए। स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम की विशेषताएं बताएं। इसका उत्तर हो जाएगा यह कार्यक्रम उन लोगों के लिए है जो कक्षा 1 में सीधे प्रवेश करते हैं। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना को लागू किए जाने का क्या उद्देश्य है? इसका आंसर हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना के संचालन का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री तथा शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना है। प्रत्येक विद्यालय में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंतर्गत निम्नवत न्यूनतम सुविधाएं प्रदान की गई, जैसे 2 बड़े पक्के कमरे जिनके सामने बरामदा हो, कम से कम 2 अध्यापकों की नियुक्ति जिनमें यथासंभव एक महिला होगी, खिलौने, श्यामपट्ट, नक्शे, पुस्तकालय के लिए पुस्तकों एवं शिक्षण अधिगम सामग्री। शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं? इसका उत्तर हो जाएगा अपव्यय। अपव्यय का तात्पर्य प्राथमिक शिक्षा पूरी किए बिना ही छात्र को किसी स्तर पर छोड़ देना है। अवरोधन का तात्पर्य एक कक्षा में 1 से अधिक वर्ष तक रुकना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना संचालित करने का क्या उद्देश्य थे? इसका उत्तर ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना का उद्देश्य प्राथमिक स्कूलों में पाठ्य सामग्री एवं शिक्षण उपकरण जैसे न्यूनतम आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था को सुनिश्चित करना था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? इनकी नियुक्ति कब हुई? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदलियार थे। इसकी नियुक्ति 23 सितंबर 1952 ईस्वी को हुई थी। हंटर कमीशन का विशेषता क्या थी? इसका उत्तर हंटर कमीशन ने शिक्षा का दायित्व भारतीयों को देने का सुझाव दिया था। उनके इस सुझाव से देश में राष्ट्रीय चेतना पैदा हुई। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के क्या उद्देश्य हैं? इसका उत्तर हो जाएगा बालक बालिकाओं के प्रति समदृष्टि विकास करना, बालिकाओं के नामांकन व ठहराव को सुनिश्चित करना तथा बालिकाओं को गुणवत्ता युक्त शिक्षा की उपलब्धता हेतु प्रयास। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब से प्रारंभ की गई? इसका उत्तर हो जाएगा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना सन 2004-05 से प्रारंभ की गई। बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालक बालिकाओं के अधिकारों के हनन को बाल श्रम कहते हैं।
मध्याह्न भोजन योजना की आवश्यकता क्यों हुई? इसका उत्तर हो जाएगा विद्यालय में बच्चों का ड्राफ्ट आउट होने के कारण। मध्य भोजना योजना केंद्र सरकार द्वारा कब से लागू की गई? इसका उत्तर हो जाएगा मध्य भोजन योजना केंद्र सरकार द्वारा 15 अगस्त 1995 से चालू की गई। बाल अधिकार कब और किसके द्वारा निर्धारित किया गया? इसका उत्तर हो जाएगा बाल अधिकार संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा तथा 10 दिसंबर 1950 को निर्धारित किया गया। शिक्षा अधिकार अधिनियम की कोई दो विशेषता लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा 6 से 14 वर्ष के बालकों के लिए विद्यालय। दूसरा, बालकों के शारीरिक मानसिक प्रताड़ना न दी जाए। बालक शिक्षा अधिकार नियम के अंतर्गत क्या निजी ट्यूशन की छूट प्राप्त है? इसका उत्तर हो जाएगा नहीं। मैकाले द्वारा अपने विवरण पत्र में कौन सा ध्येय वाक्य लिखा गया है? इसका उत्तर हो जाएगा एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत व अरब का संपूर्ण साहित्य के समान है। हंटर कमीशन द्वारा माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में कौन सी आर्थिक प्रणाली लागू की जो आज भी प्रचलित है? इसका उत्तर हो जाएगा अनुदान प्रणाली। भारतीय शिक्षा को लॉर्ड कर्जन की किन्हीं दो प्रमुख देनों का उल्लेख कीजिए। इसका उत्तर हो जाएगा केंद्रीय शिक्षा विभाग की स्थापना। दूसरा, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग। नई शिक्षा नीति 1986 की किन्हीं दो प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। पहला हो जाएगा शैक्षिक अवसरों की समानता। दूसरा, केंद्र सरकार की भागीदारी। प्रोफेसर यशपाल समिति किस प्रमुख समस्या के लिए गठित की गई थी? इसका इसका उत्तर हो जाएगा छात्रों का शैक्षिक बोझ कम करने, अधिगम का स्तर सुधारने के लिए। NPEGEL कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य लिखिए। इसका उत्तर हो जाएगा शिक्षा से वंचित बालिकाओं का स्तर सुधारना। राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना कब संचालित हुई तथा इसका मुख्य लक्ष्य क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 में लक्ष्य बाल श्रमिकों का पुनर्वास व बाल श्रम की समस्या दूर करना। बनारस संस्कृत कॉलेज कब और किसके द्वारा प्रारंभ हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1791 में जोनाथन डंकन के प्रयासों से बनारस संस्कृत कॉलेज प्रारंभ हुआ। राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा राधा कृष्णन आयोग की नियुक्ति 4 नवंबर 1948 को की गई थी। भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा
भारतीय शिक्षा आयोग 1882 को हंटर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। लॉर्ड कर्जन कब भारत आए थे? इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन जनवरी 1889 ईस्वी में भारत के गवर्नर जनरल होकर भारत आए थे। भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति कब हुई? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1902 में भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ? इसका उत्तर हो जाएगा सन 1904 ईस्वी में कर्जन की सरकार ने भारतीयों की परवाह न करते हुए भी भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पारित कर दिया। ईस्ट इंडिया के आज्ञा पत्र का पुनर्वर्तन किसके द्वारा किया जाता था? इसका उत्तर हो जाएगा कंपनी के आज्ञा पत्र का 20 वर्ष के पश्चात ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा पुनरावर्तन किया जाता था। मैकाले शिक्षा द्वारा भारत में किस प्रकार का वर्ग तैयार करना चाहता था? इसका उत्तर हो जाएगा मैकाले ने अपने विवरण पत्र में लिखा था, हमें भारत में एक ऐसा वर्ग बनाना चाहिए जो रक्त और वर्ण से भारतीय किंतु रुचियों, नैतिक आदर्शों और बुद्धि में अंग्रेज हो। इस बात से यही स्पष्ट होता है कि मैकाले भारत में ऐसा वर्ग बाबू वर्ग उत्पन्न करना चाहता था जो पाश्चात्य सभ्यता का उपासक एवं ब्रिटिश शासन का भक्त बनकर अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में सरकारी मदद कर सके। वुड के आदेश पत्र में शिक्षा का माध्यम क्या निर्धारित किया गया था? तो उत्तर हो जाएगा अंग्रेजी तथा भारतीय भाषाएं। यशपाल समिति की अध्यक्षता में गठित समिति का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा अधिगम की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सभी स्तरों के स्कूली छात्रों, विशेषकर छोटे बच्चों पर पढ़ाई के बोझ को कम करने के उपायों के बारे में सलाह देना।